रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में एक नया मोड़ आ गया है। हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को पर एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ, जिससे कई लोग घायल हुए और महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर उड़ानें भी कुछ समय के लिए रुक गई। यह हमला यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते ड्रोन हमलों की एक कड़ी है और साथ ही रूस में जारी सैन्य नुकसान की एक और गंभीर रिपोर्ट आई है। तो आइए इस हमले के कारण और इसके परिणामों को समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दोस्तों, रविवार की रात को रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने 84 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन अपनी राह पर कायम रहे और उन्होंने मॉस्को और उसके आसपास के क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाया। इन हमलों में कई आवासीय क्षेत्रों में आग लगने की खबरें आई हैं और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। यह हमला रूस के प्रमुख हवाई अड्डों पर भी हुआ, जिसके चलते इन हवाई अड्डों पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गई। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब दोनों पक्षों के बीच ड्रोन हमलों की संख्या में तेजी आई है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर 145 ड्रोन हमले किए, जिससे कई यूक्रेनी शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इन हमलों में नागरिकों की जान भी गई और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। हालांकि रूस ने यह दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन के इन हमलों को अधिकांश विफल कर दिया। फिर भी कुछ ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे। यह हमें दिखाता है कि ड्रोन युद्ध ने दोनों देशों के लिए एक नया खतरा पैदा कर दिया है, जहां छोटे से छोटे ड्रोन भी बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। अब बात करते हैं रूस के सैन्य नुकसान के बारे में, जिसे हाल ही में यूके के रक्षा अधिकारी टोनी रोडकिन ने साझा किया। उनके मुताबिक रूस ने फरवरी 2022 में इस युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 7 लाख सैनिकों की हानि झेली है। इसका मतलब है कि प्रतिदिन औसतन 1500 सैनिकों की जान जा रही है। यह आंकड़ा एक बहुत ही गंभीर स्थिति को दिखाता है, क्योंकि युद्ध के इतने लंबे समय तक जारी रहने से न केवल सैनिकों की संख्या घट रही है, बल्कि रूस के संसाधन भी कम होते जा रहे हैं। इस बीच रूस और उत्तर कोरिया के बीच सैन्य संबंधों में तेजी आई है। हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन ने एक समझौता किया है, जिसके तहत यदि किसी भी देश पर हमला होता है तो दूसरे देश द्वारा सैन्य सहायता प्रदान की जाएगी। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें यूक्रेनी सीमा पर उत्तर कोरियाई सैनिक दिखाई दे रहे हैं और अमेरिकी अधिकारियों का अनुमान है कि लगभग 3000 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस में युद्ध में हिस्सा लेने के लिए भेजे गए हैं। इससे संघर्ष में और भी कठिनाइयां आ सकती हैं, क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर सैन्य गठबंधन को प्रभावित करता है। रूस की बढ़ती सैनिक शक्ति के सामने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से और अधिक मदद की अपील की है। उनका कहना है कि रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले लगातार जारी हैं और इन हमलों का जवाब देने के लिए उन्हें ज्यादा सैन्य और आर्थिक सहायता की जरूरत है। जेलेंस्की का यह बयान यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है, ताकि वे रूस के सामने और भी मजबूती से खड़े हो सके। तो दोस्तों, क्या रूस के लिए एक और नया मोर्चा खुल रहा है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वह यूएस रूस संबंधों में कूटनीतिक सुधार करना चाहते हैं। क्रेमलिन में ट्रंप के आने को लेकर एक आशावाद है, क्योंकि उनका मानना है कि एक कूटनीतिक समाधान से युद्ध को रोकने में मदद मिल सकती है। लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या ट्रंप का यह दृष्टिकोण वास्तव में यूक्रेन के लिए लाभकारी होगा या नहीं, क्योंकि युद्ध के मैदान में बदलाव लाने के लिए कुछ और ठोस कदमों की जरूरत है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने वैश्विक राजनीति और सुरक्षा को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। दोनों देशों के सैन्य नुकसान के बावजूद संघर्ष जारी है और कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस युद्ध का असर न केवल इन दो देशों पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि भविष्य में इस संघर्ष का समाधान किस दिशा में जाएगा। यदि आप रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में और जानकारी चाहते हैं और ऐसे ही करंट कंटेंट से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।